हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। ए काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, ए काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे कि लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पे। दोस्तों, तरन्नुम कानपुरी का ये शेर राहुल गांधी की मौजूदा राजनीति पर बिल्कुल ही फिट बैठता है, जहां पर वे नरेंद्र मोदी को लगातार राफेल मुद्दे पर घेरे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षा तिवारी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। यहां मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने खास प्रोग्राम पब्लिक फेस में। और जैसा कि अब तक आप बखूबी अंदाजा लगा चुके होंगे कि आज के हमारे इस प्रोग्राम का खास चेहरा है राजनीति के रागा, यानी कि राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी राजनीति के वो नाम है जो कभी सोशल मीडिया पर अपने बयानों की वजह से ट्रोल किए जाते हैं, तो कभी अपनी छवि के अलग ही रंग उकेरते नजर आते हैं। कभी वो मौजूदा सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं और उनके उठाए कदमों की सराहना करते हैं, तो कभी उनके लिए गए फैसलों पर सवाल उठाते हैं। और शायद उनके इस मिले जुले व्यक्तित्व का ही असर है जो जनता पर दिखता है, और जनता का फैसला कभी भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए अब तक एक सा नहीं हो पाया है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी कभी भी अब उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई है जो मुकाम पर वो 1991 में राजीव गांधी जब देश की कमान संभाले हुए थे तब थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी का एक अलग सा ही रंग देखने को मिल रहा है और वो धीरे धीरे उभरती नजर आ रही है। और अब हर कोई कांग्रेस के प्रिंस कहे जाने वाले राहुल गांधी की जिंदगी से जुड़ी बातों को जानना चाहता है। और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं राहुल गांधी की जिंदगी, निजी जीवन और राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई हर एक कड़ी आपके सामने। देश में अपने वजूद के पीछे एक इतिहास रखने वाली देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की चौथी पीढ़ी के कर्णधार राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। पिता राजीव गांधी ने इटली मूल निवासी सोनिया गांधी से शादी की थी और ये शादी एक लव मैरिज थी, जिसमें सोनिया और राजीव दोनों को ही अपने परिवार को बड़ी मशक्कतों से मनाना पड़ा था। उनके पिता राजीव गांधी और उनकी दादी इंदिरा गांधी देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री में से एक थे। उनके पूर्वज वर्षों से देश में अपनी राजनीतिक सेवाएं देते आ रहे हैं, जिस वजह से उनका देश में एक अलग सा ही रसूख था। जब राहुल गांधी थोड़े बड़े हुए तो उनकी प्राइमरी शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से हुई और उसके बाद उन्हें उत्तराखंड के मशहूर स्कूल दादून स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। पर फिर उनके परिवार में हुई उनकी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से गांधी परिवार में घर के चिराग को लेकर एक डर सा बैठ गया, जिस वजह से राहुल और इनकी बहन प्रियंका दोनों को ही अपनी स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर आगे की पढ़ाई घर से पूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। जब राहुल गांधी ने अपनी युवावस्था में कदम रखा तो गांधी परिवार ने अपने चश्मो चिराग को दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में 1 साल तक की शिक्षा दिलाई और उसके बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। राहुल के वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद उनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। ये बात 1991 की है और इस हादसे से पूरे देश समेत गांधी परिवार हतप्रभ रह गया। और फिर राहुल गांधी को फौरन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फ्लोरिडा कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पर उनकी पहचान को गोपनीय रखा गया। सुरक्षा एजेंसी और कॉलेज के अधिकारियों के अलावा कोई भी राहुल गांधी की असली पहचान के बारे में नहीं जानता था। इस तरह अपनी शिक्षा वहाँ पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से अपना MPhil पूरा किया। अगर आपको उनकी निजी जीवन के बारे में एक बात बताएं तो राहुल गांधी अभी 38 साल के हैं और अब तक उन्होंने शादी नहीं की है। शादी के बारे में अभी उनका कोई ख्याल नहीं है, हालांकि उनके अफेयर्स की खबरें आती रहती हैं।
राहुल गांधी के परिवार का शायद ही ऐसा कोई नाम होगा जिसे कोई जानता ना हो। उनकी पार्टी और उनका परिवार किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है और एक ऐसी बड़ी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले राहुल गांधी कभी से भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। इसीलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे लंदन में मॉनिटर ग्रुप की नाम की एक कंपनी में काम करने लगे थे, जो कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म थी। लेकिन कांग्रेस की जो देश में जद्दोजहद चल रही थी वो और राहुल गांधी के खून में बहती हुई राजनीति आखिर उन्हें राजनीति के सियासी गलियारे तक खींच ही ले आई और अब धीरे धीरे सियासत के कच्चे खिलाड़ी से राहुल गांधी सियासत खेलने वाले, नपी तुली सियासत खेलने वाले शहंशाह बनते जा रहे हैं। आगे क्या करते हैं राहुल गांधी, ये तो देखना काफी दिलचस्प होते जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती, और जब आप देश की इतनी मजबूत पार्टी और इतने मजबूत परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसका प्रतिनिधित्व करते हुए उसकी कमान संभाल रहे हो, तो फिर आपका हर एक कदम, हर एक शब्द सोचा समझा होना चाहिए, क्योंकि आपके हर एक शब्द पर टिका हुआ है आपकी पार्टी का भविष्य और आपका हर एक कदम तय करने वाला है आपके पार्टी की मंजिल। साल 2004 में राजनीति में प्रवेश करते ही इन्हें अपने परिवार की इमेज का फायदा मिला और ये अपने खानदानी गढ़ अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और उसके बाद वे 2006 में होने वाले चुनावों में अपनी बहन प्रियंका के साथ मिलकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करने लगे, जिसमें वे कामयाब रहे और पार्टी को विजय भी मिली। जहां 2006 में उनका नाम हुआ तो वहीं न्यूज़वीक नाम की मैगजीन ने उन पर इल्जाम भी लगाया कि उन्होंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में अपनी डिग्री पूरी नहीं की थी या मॉनिटर ग्रुप में काम भी नहीं किया। तब राहुल गांधी के कानूनी मामलों की टीम ने जवाब में एक कानूनी नोटिस भेजा और बाद में ये मामले को रफा दफा कर दिया गया। 2007 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी राहुल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी वर्ष वे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ और पार्टी के युवा संघ के सचिव भी बने थे, जिसके बाद 2008 में उन्होंने 40 सदस्यों को युवा कांग्रेस में शामिल किया, जिससे युवा कांग्रेस में 20 से 25,000 सदस्यों की वृद्धि देखी गई। ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। साल 2013 तक सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहने के बाद कांग्रेस और राहुल के लिए मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब साल 2014 में भाजपा में मोदी लहर चलाई और इस देश में चली इस लहर से राहुल अमेठी से अपनी सीट तो बचाने में कामयाब रहे, पर यह साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए काफी बुरा साबित हुआ और इस साल पार्टी को अपनी अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी और कांग्रेस की इस हार का सबसे बड़ा वजह कहीं ना कहीं उनके खुद के शब्द के चयन और खुद का रवैया है। उनकी जो भाषा शैली और राजनीति को लेकर समझ है वो ये साफ दिखाती है कि अभी राजनीति में राहुल गांधी को बहुत कुछ सीखना बचा हुआ है। कभी राजनीति में अपनी नीतियों को लेकर के वे गरीबी को एक मानसिकता कहते हुए नजर आते हैं और इस वजह से विवादों में आ जाते हैं, तो कभी संसद में वे आंखों से इशारा करते हैं जिस वजह से वो घेरे जाते हैं। ऐसा करने से राहुल गांधी की छवि तो कहीं ना कहीं बिगड़ती है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी और विपक्षी दलों पर तंज कसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं और कहीं ना कहीं उनको फंसाने के जाल में वो खुद ही फंसते चले जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी की जो नीति है वो जनता एकदम समझ नहीं पा रही है, या फिर यूं कहें कि राहुल गांधी की नीति वो खुद ही जनता को समझा नहीं पा रहे हैं। राफेल मुद्दा हो या फिर पुलवामा हमला या फिर सरकार द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर सवाल, राहुल गांधी ने हर मौकों पर देश की जनता को अपने पक्ष और विपक्ष के खिलाफ करने की कोशिश की है। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने आम जनता के घर जाकर उनसे जुड़कर कांग्रेस पार्टी में अपना आगाज किया, तो वहीं नोटबंदी पर सरकार की कड़े शब्दों में वे अभी तक निंदा करते नजर आ रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में भी राहुल गांधी ने एक नई रणनीति अपनाई थी और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से हाथ मिलाया। देश को युवा मोर्चा का एक विकल्प तो दिया, पर यूपी को ये साथ पसंद नहीं आया और विधानसभा चुनावों में उन्हें फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राहुल गांधी ने संभल कर और फूंक फूंक कर कदम रखा और इसलिए इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए वे किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार करते नजर आए।
हालांकि राहुल गांधी का नाम अब तक सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाले नेताओं में शुमार हो चुका है। उन्हें कभी उनके बयानों को लेकर पप्पू नाम से बुलाया गया तो कभी कुछ। वैसे शोहरत किसी को भी बिना दाम नहीं मिलती और ना ही विरासत में मिलती है, और राहुल गांधी ने इन सारे अटकलों और ट्रोल्स का जवाब बड़ी ही सूझबूझ के साथ चुप रह कर दिया है, जो कि एक अच्छे राजनीतिक संकेत साबित हो सकते हैं। राफेल मुद्दे पर भी हमेशा राहुल गांधी ने मोदी सरकार की कड़ी निंदा की है और कहा है कि जो राफेल डील मोदी सरकार ने जिस दामों में तय की है, कांग्रेस उससे कम दामों में राफेल विमानों को भारत लाने वाली थी। साथ ही विजय माल्या के भारत छोड़कर जाने पर भी राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला था, जिस वजह से वे काफी चर्चाओं का हिस्सा भी रहे थे। बहरहाल राहुल गांधी ने इस बार अपनी पार्टी के एक बहुत बड़े हिस्से की जिम्मेदारी अपनी बहन प्रियंका गांधी को सौंपी है और उन पर भरोसा दिखाया है। प्रियंका गांधी ने राजनीति में एक लंबे अरसे के बाद वापसी की है और देखना काफी दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद आखिर कांग्रेस क्या कमाल कर पाती है, क्योंकि लखनऊ में हुए रोड शो के दौरान जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ खड़े थे तो उनके तेवर कुछ अलग से ही नजर आए थे। और इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरे हुए और ज्यादा अपने बयानों को लेकर स्पष्ट नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि धीरे धीरे राहुल गांधी की राजनीति मजती जा रही है। खैर, इस बार फिर से लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने अपनी उम्मीदवारी अपने गढ़ अमेठी से ही तय की है, जहां पर मतदान 5वें चरण में 6 मई को होने वाला है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार फिर से राहुल गांधी यहां पर अपनी जीत का परचम लहराते हैं या फिर भाजपा या कोई और पार्टी यहां पर उनकी जीत में सेंध लगाकर बाजी मार ले जाती है। ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ SPN 9 न्यूज पर। आज के लिए इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, इस वादे के साथ कि फिर से लौटूंगी एक खास चेहरे की खास कहानी के साथ। लेकिन जाते जाते राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है। इस सियासत की कहानी को देखते हुए और इस सियासत के माहौल को देखते हुए वो जरूर अर्ज करना चाहूंगी। ये शेर है, नए किरदार आते जा रहे हैं, नए किरदार आते जा रहे हैं, लेकिन नाटक वही पुराना चल रहा है। जय हिंद।